हमारी जो संस्कृति है वो कहती है कि इंसान के पास सबसे बड़ी शक्ति उसके विचार होते हैं, और इसीलिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि विचारों की जो खेती है हमेशा धैर्य के साथ करनी चाहिए, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा ही सामान्य रूप से काम भी होता है। आज एटॉमिक नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड की जिस बिल्डिंग का, जिस भवन का उद्घाटन हुआ है, मेरे इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने बताया, यहाँ के इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने, कि लैंडमार्क तारीख है आज की। मैं उसे कहूँगा कि संजीव सपोलिया जी को, जो आपके समाज ने, यहाँ के लोगों ने, इस कम्युनिटी ने जो दिया था, उसे वापस लौटाने की एक फसल उन्होंने यहाँ फिर से लगाई है। कोविड के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों को मौका मिला था कि वो आपदा को अवसर में बदल सकें। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में सफलता पाई और अनेक नए आयाम हासिल किए। मैं मानता हूं कि उसी कड़ी में एटॉमिक नॉर्थ कंपनी की यहाँ शुरुआत भी है। जब कोविड की दूसरी लहर थी, इस धरती के ही पुत्र, सन ऑफ द सॉइल, संजीव सपोलिया ने लगभग 6 महीने बिलावर में बिताए और माता पिता, अपने गांव के वातावरण ने उन्हें प्रेरित किया कि वो फिर से बिलावर लौटें। फरवरी 2023 में इस बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ और मुझे लगता है कि बिलावर के इतिहास में नहीं, कठुआ के इतिहास और जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत भी आज हुई है। मैं एटॉमिक नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड तथा यहाँ के सभी युवाओं को, नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नोएडा, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका के पश्चात बिलावर कठुआ में एटॉमिक नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड का यह 5वां पता, 5वां एड्रेस होगा। कुछ दिन पहले मैं मिला था संजीव सपोलिया जी से और उन्होंने जो मुझे बताया था, पहले फेज में 100 बच्चे, उसमें से अधिकांश स्थानीय होंगे, से ये काम शुरू होगा। और ये भी इन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि स्थानीय युवाओं को वरीयता दें। अगले साल इसका विस्तार शुरू होगा और जब पूरी क्षमता के साथ ये काम करने लगेगा एटॉमिक नॉर्थ, तो मोटे तौर पर 1500 लोगों को रोजगार यहाँ मिलेगा। इनकी योजना है डेटा सेंटर, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। मैं आप सबको भविष्य के इस एक्शन प्लान के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जो स्थानीय युवाओं को आप रिक्रूट करें, तो जोहो का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। उसका एक मॉडल है 10 कॉसी मॉडल। मुझे लगता है कि अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो काफ़ी लाभ पहुंचेगा। बिलावर तथा आसपास के जो नौजवान हैं उन्हें तरजीह भी मिलेगी, उनका टैलेंट आने वाले दिनों में निखरेगा, ट्रेनिंग भी उन्हें दी जाएगी और एटॉमिक नॉर्थ कंपनी के माध्यम से इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलेगी और ग्रामीण क्षेत्र, रूरल रिवाइवल को एक नई गति मिलेगी। कोविड महामारी से पहले श्रीधर वेम्बू ने 2019 में जोहो का परमानेंट ऑफिस सैन फ्रांसिस्को से तमिलनाडु के गांव टेनकासी में शिफ्ट किया और आज गांव में बैठकर ग्लोबल प्रोडक्ट बनाने के संकल्प को उन्होंने साकार किया।
मैं समझता हूँ कि जो तमिलनाडु में हुआ उससे बेहतर जम्मू कश्मीर में होने वाला है। इसको संजीव सपोलिया और उनकी टीम ने चरितार्थ किया है। मैं आशा करता हूं कि विलावर का यह वेंचर बॉस्टन के क्लाइंट के लिए काम करेगा। कठुआ और कनेक्टिकट के बीच की दूरी कम किया है इन्होंने, और जो वैश्विक ग्लोबलाइज्ड इकॉनमी है वो इस क्षेत्र के कायाकल्प में योगदान करेगी। आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विस सेक्टर में जम्मू कश्मीर के लिए और विशेष रूप से कठुआ की लोकल इकॉनमी और यहाँ के आर्थिक परिदृश्य को नया आकार देने के लिए ये बहुत ही सहायक होगा। मैं संजीव जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। आईटी सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ड्राइविंग फोर्स साबित होगा तथा कैपेसिटी बिल्डिंग और अन्य इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए मैं मानता हूँ कि एक मोटिवेशनल फैक्टर की तरह काम करेगा। मैं सभी स्टेक होल्डर्स को, विशेष रूप से यहाँ के नौजवानों को फिर से एक बार बधाई देना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर में अप्रैल 2021 के पश्चात इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नया दौर शुरू हुआ है। भारत सरकार ने एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए बनाई। आज़ादी के बाद से लेकर के और नई इंडस्ट्रियल स्कीम आने तक मोटे तौर पर कुल 14-15 हज़ार करोड़ रुपए का निजी क्षेत्र का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में हुआ था। सामान्य रूप से आप देखें तो यहाँ के लोग सरकारी नौकरियों पर ही आश्रित रहे हैं। 4,80,000 पद सरकारी नौकरियों में, ये हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है। और आबादी जम्मू कश्मीर की अगर आप देखेंगे तो मोटे तौर पर 1,35,00,000 होगी। बिहार राज्य की आबादी 13 करोड़ है और वहाँ स्वीकृत सरकारी पदों की संख्या 5,15,000 है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र में पहले से ही ओवर एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में है। दूसरे विकल्प क्या हो सकते हैं? लोगों को रोजगार मिले, आर्थिक रूप से संपन्नता आवे। उन ऑप्शंस पर वैकल्पिक व्यवस्था के निर्माण की कोशिश किन्हीं कारणों से नहीं हुई। एक तो उसमें सबसे बड़ी बाधा थी जो 5 अगस्त 2019 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण देश की संसद ने उस बाधा को समाप्त किया। वो एक ऐतिहासिक फैसला था और मैं मानता हूं कि उसके बाद से चीज़ें बदली हैं। जो यहाँ के भूमि कानून थे, लैंड लॉज, वो भी काफ़ी दिक्कत पैदा करते थे। रिग्रेसिव कानून थे, वो किसानों के लिए भी रिग्रेसिव थे। अब 4 कैनाल से कम जमीन वाले को हाई डेंसिटी प्लांटेशन करने की अनुमति नहीं थी। हाई डेंसिटी प्लांटेशन एक रीजन में हो सकता था, दूसरे रीजन में नहीं हो सकता था। इस तरह के अनेक कानून थे जिनको बदल दिया गया है, लोगों के हित में बना दिया गया है। और मैं बार बार एक घटना दोहराता हूँ। हमारे यहाँ एक बड़े साहित्यकार हुए उत्तर प्रदेश में, श्रीलाल शुक्ल। हिंदी से जिनका वास्ता होगा उन्होंने जरूर उनका नाम सुना होगा। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है राग दरबारी। तो राग दरबारी में एक पात्र है, उसका नाम है लंगड़। मैंने उसका एक पैर खराब था, तो वो बेचारा अपना फर्द रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए प्रार्थना पत्र दिया और दौड़ना शुरू किया। तो दौड़ते दौड़ते लगा कि उसका दूसरा पैर खराब हो जाएगा, इसलिए उसने बंद कर दिया। महाभारत में भी अगर आप देखें तो मैं मानता हूं कि अगर उस समय लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज रहे होते तो शायद महाभारत न होता, क्योंकि पांडवों ने तो 5 ही गांव मांगे थे और भगवान कृष्ण जैसा आदमी 5 गांवों का फैसला न करा दे, ये कहाँ संभव था? हो सकता था। वही स्थिति जम्मू कश्मीर की थी। मैं गाथा इसकी नहीं गाना चाहता हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं कि कुछ चंद लोग थे
जो ज़मीन के दस्तावेज पढ़ सकते थे, और वो इतने ताकतवर थे कि जिला कलेक्टर भी उनके आगे कमज़ोर होता था। वो स्थिति अब बदल गई। अब वो डिजिटाइज हो गया है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में पासबुक मिल गया है। दूसरी घटना मुझे यहाँ याद आती है। मैं 7 अगस्त 2020 को आया था। अक्टूबर में मुझे बताया गया कि दरबार श्रीनगर से अब जम्मू जाने वाला है। तो उस समय के जो मुख्य सचिव थे, चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे कहा कि साहब आपको सेक्रेटेरिएट आना होगा। तो मैं गया तो 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से जम्मू रवाना हो रही थी। हमने पूछा ये है क्या? तो उन्होंने कहा साहब ये दरबार मूव हो रहा है, ये महाराजा साहब के ज़माने से परंपरा है। अब इस तरह की परंपरा ढो करके जम्मू कश्मीर कहाँ जा सकता था। फिर हम लोगों ने तय किया कि अब अगली बार जब मई में जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो कोई ट्रक नहीं जाएगी। अब कोई ट्रक नहीं जाती। 30-40 सर्विसेज ऑनलाइन थी। आज देश में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सर्विस देने वाला जम्मू कश्मीर यूटी हो गया है, कई राज्यों को पीछे छोड़। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की अधिकांश जो सर्विसेज हैं उनको ऑटो अपील मोड में कर दिया गया है ताकि लोगों को कठिनाई कम हो। अनेक इस तरह के प्रयत्न हुए हैं। और अभी चेयरमैन साहब दोहा पढ़ रहे थे। दोहा मुझे भी याद है। रहीमन वेनर मर चुके जे कछु मांगन जाए। मैंने मांगने से पहले मर जाना बेहतर है। लेकिन अगली लाइन आप लोगों को प्रसन्न करने वाली है। उनसे पहले वे मरे जिनमुख निकसत ना आए। मैंने अगर किसी ने मांग दिया तो वो तो काम खराब किया ही, लेकिन जिससे मांगा अगर वो न दे तो उससे भी खराब काम है। व्यवस्थाओं में काफ़ी बदलाव हुआ है। प्रशासन उत्तरदायी हुआ है, जनता के प्रति उत्तरदायी हुआ है। प्रशासन में पारदर्शिता आवे, इसकी एक व्यवस्था बनाई गई है। आपका जो पैसा है, सरकार का जो पैसा है, लोगों के काम पर खर्च हो, सही तरीके से खर्च हो, इसकी कोशिश हुई है। रोजगार के साधन बढ़े, इसकी भी कोशिश हो रही है। और स्वाभाविक रूप से जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे सेक्रेटरी साहब और उनकी पूरी टीम, हमारे डायरेक्टर इंडस्ट्री भी बैठे हुए हैं, और प्रशासन के भी हमारे साथी शिद्दत से इस कोशिश में लगे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो प्रस्ताव आए हैं इन्वेस्टमेंट के, उनको ज़मीन पर उतारा जाए। मोटे तौर पर 90,000 करोड़ के आसपास के प्रस्ताव हैं। ज़मीन की दिक्कत आप सबको मालूम है। प्रशासन काफ़ी मेहनत कर रहा है कि ज़मीन जुटाई जाए और इन्वेस्टमेंट को ज़मीन पर उतारा जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब व्यवस्थाएं अनुकूल हो गई हैं और आने वाले समय में जो आपके डीसी साहब ने बात कही कि कठुआ, महान सिंह साहब कह रहे हैं कि कठुआ का कुछ इलाका बड़ा पिछड़ा है, और लोग कह रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश का नोएडा कठुआ हो गया है जम्मू कश्मीर का। लेकिन मुझे एक बात की और प्रसन्नता है कि पहले लोग सोचते थे कि कह दो, अब लोग सोचते हैं कहने पर शायद हो जाएगा, और हो रहा है। तो इसलिए लोग कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है। 3-4 बिंदुओं पर प्रशासन मुख्य रूप से अपना ध्यान केंद्रित किए हुए। एक तो इंडस्ट्री की बात मैंने बताई, इंडस्ट्री वास्तव में आवे और अच्छे लोग आ रहे। ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ था हमारा आईटी और इनेबल सर्विसेज का, उसमें एक अच्छी शुरुआत हुई है, और आने वाले दिनों में ये भी बड़ी संख्या में इस तरह के इन्वेस्टमेंट आवे, इसकी कोशिश हो रही, उसके परिणाम आएंगे। दूसरा, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर। मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि और संबंधित कामों से जुड़ी हुई है, और उसमें करीब 13 लाख परिवार हैं। कोई एग्रीकल्चर करता है, कोई डेयरी से जुड़ा है, कोई हार्टिकल्चर से जुड़ा है, कोई फिशरी से जुड़ा है। 2,62,000 परिवार ऐसे हैं जो मार्जिनल फार्मर हैं, जिनके पास ज़मीन कम है।
उसका भी एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया है। देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिल करके उसे बनाया है। आज की तारीख में हम कृषि आमदनी के मामले में देश में 5वें नंबर पर हैं। जो हमारा बजट एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का होता था, उस बजट के अलावा 5 वर्ष में 5013 करोड़ रुपए और खर्च करने, माने हर साल 1000 करोड़ ज़्यादा हम बजट में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में खर्च कर रहे हैं। 29 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया था उस विशेषज्ञों की समिति ने, और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं आपके बीच कि देश के किसी राज्य ने इस तरह का प्लान नहीं बनाया। किसी राज्य ने, जो देश में आज देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक हैं, उनकी सहायता ली गई है। और एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के जो हमारे अफसर हैं, मैं उनकी भी सराहना करूंगा कि जब ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा था, किसान संपर्क अभियान, तो ये कोशिश की गई है कि हर पंचायत में अधिक से अधिक किसानों को ट्रेन किया जाए, दक्ष पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए। तो दूसरा, मैं समझता हूं कि मोटे तौर पर 30,000 करोड़ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का आने वाले 4 साल में बढ़ने वाला है, और भारी मात्रा में रोजगार भी उसके कारण पैदा होगा। तीसरा, टूरिज्म यहाँ का, तो 2 साल से आप देख रहे हैं 1 करोड़ 88 लाख लोग 2 साल पहले आए थे। गत वर्ष 2 करोड़ 12 लाख लोग आए हैं। अब यहाँ एक माइंडसेट दिमाग में बैठ गया है कि ये सब काम सरकार करती है। सरकार जहाँ इस तरह के काम में लगती है, वहाँ बंटाधार होता है। अब उस माइंडसेट से जम्मू कश्मीर को बाहर निकलने की जरूरत है। सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, लोग सुविधापूर्वक जा सकें सड़क से, वहाँ बिजली है कि नहीं है ये इंतज़ाम करे, पानी है कि नहीं है। जब तक निजी क्षेत्रों का निवेश नहीं आएगा, तब तक टूरिज्म भी नहीं बढ़ेगा, और उसकी कोशिश हो रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 6 महीने में इस तरह के कई चीज़ें आपको दिखेंगी। शिक्षा बहुत आवश्यक है, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण देश की युवा पीढ़ी को उपहार के रूप में मिली है, वो भी अच्छे ढंग से जम्मू कश्मीर में लागू हो, इसकी कोशिश की जा रही है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हायर एजुकेशन के सेक्टर में जो इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर ने लिया है, देश के कई राज्य उसे आज मुझे लगता है फॉलो करेंगे। यूजीसी के चेयरमैन अभी पिछले दिनों मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि साहब, डिज़ाइन योर डिग्री की जो शुरुआत जम्मू कश्मीर ने की है, अब लगता है कि देश के अनेक विश्वविद्यालय उसे फॉलो करने वाले हैं। तो अनेक इस तरह की चीज़ें शुरू हुई हैं। मैं समझता हूं कि एक कोशिश है, और इस कोशिश में सफलता मिले, ये हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को कारोबार का पर्याय बनाया जाए, एक लक्ष्य है। इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल है, ये भी एक लक्ष्य है। गांव तक उद्योग पहुँचे, पिछड़े क्षेत्रों तक उद्योग पहुँचे, इसकी भी कोशिश है। और चौथी बात कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आवे, ये भी कोशिश हो रही है। और ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री, समाज और बुनियादी सुविधाओं के बीच यहाँ एक गहरी खाई बना दी गई थी। आईटी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज की भारी कमी थी, जबकि टैलेंट की कमी नहीं है जम्मू कश्मीर में। यहाँ के युवाओं में टैलेंट बहुत है। डिजिटल पेनिट्रेशन की मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर देश के पिछड़े हुए राज्यों में जाना जाता था। गत वर्ष 74 करोड़ 42 लाख ही ट्रांजैक्शन जम्मू कश्मीर ने रिकॉर्ड किया है। मैं समझता हूं कि प्रतिदिन 20 लाख इलेक्ट्रॉनिक लेन देन रजिस्टर हुई है, जो देश के विकसित राज्यों से भी बेहतर है, जिन राज्यों को गिना जाता है कि बड़े विकसित राज्य हैं। बाकी जो इंडस्ट्री 4.0 की बात आज बहुत हो रही है, उसमें भी कोशिश हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर अब एक डिजिटल सोसाइटी के रूप में विकसित हो, इसकी ईमानदारी पूर्वक कोशिश है। और जो उपलब्धियां हासिल हुई उसमें गवर्नेंस तथा समाज में भी एक नए प्रकार का आत्मविश्वास पैदा हुआ है।
बिना किसी बिजनेस जार्गन के मैं कहना चाहूँगा कि मुझे उस मिथक को तोड़ने में हमारे साथी रुचि रखते थे कि आप सिलिकॉन वैली में बैठकर ही वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उस मिथक को आज सपोलिया साहब ने यहाँ करके तोड़ा है। मैं और मेरे प्रशासन के सहयोगी ऐसी सुविधाएं निर्मित करने में लगे हुए हैं जो जम्मू कश्मीर के गांवों में बैठकर भी ग्लोबल प्रोडक्ट्स कंपनीज ऑफर कर सकें। ये लक्ष्य कठिन है, असंभव सा लगता था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिस प्रकार की बुनियादी सुविधाएं चाहिए, उन सुविधाओं को बनाने में प्रशासन प्रतिबद्ध है पूरी तरह से। इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी की दिशा में तमाम कोशिशें हुई हैं। फिजिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी का सशक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ये प्रयास हुआ है। न्यू इंटरप्राइज फॉर रूरल इंडिया, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का ये नया संकल्प है और इस दिशा में जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आने वाले दिनों में काम करेगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य जरूरी सुविधाओं के साथ ऐसे आदर्श गांवों का निर्माण करना है जिससे बिजनेस वेंचर को रूरल रिवाइवल के साथ ग्रामीण भारत के वैल्यूज़ को भी कस्टमर तक पहुंचाने का अवसर मिले। ये एक नई शुरुआत जम्मू कश्मीर में हो। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि गांव में आज भी किसान के लिए ग्राहक और मेहमान ये दोनों भगवान के बराबर होता है और यही तो बिजनेस सेक्टर का सबसे बड़ा आदर्श हो सकता है। कस्टमर का इंटरेस्ट कंपनी के केंद्र में हो और वो बिजनेस वेंचर अपने आसपास अन्य बिजनेस को पनपने का वातावरण प्रदान करे। ये अगर लक्ष्य लेकर के हम चलते हैं तो मुझे लगता है कि और बेहतर स्थिति हो सकती है। मुझे भरोसा है कि एटॉमिक नॉर्थ आईटी कंपनी इकॉनमी में योगदान के साथ साथ एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ विकसित करेगी जो अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं को प्रेरित करेगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन में आईटी तथा आईटी इनेबल्ड सर्विस सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता है, कोशिश भी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में और बेहतर स्थिति इस दिशा में बनेगी। ऐसी आवश्यकता है कि कॉरपोरेट सुशासन, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। मैं आप सबको भरोसा देना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट को सशक्त बनाने और कम्पिटिटिव बनाने के हर प्रयास किए जाएंगे। इकॉनमी में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ साथ एटॉमिक नॉर्थ के साथ आरंभ हो रही यात्रा बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं को स्किल कौशल पूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वहन करेगी। कठुआ, जम्मू कश्मीर और राष्ट्र निर्माण के कार्य में मैं इसे एक प्रोडक्टिव फोर्स के रूप में देखता हूँ। एक अनुमान के मुताबिक 2024-25 के वित्तीय वर्ष में टेक्नोलॉजी ग्रोथ और कंपनीज के रीओरिएंटेशन की वजह से देश में लगभग 2.5 करोड़ स्किल टेक्निकल हैंड की आवश्यकता होगी। अब ऐसे युवा आएंगे कहाँ से? तो ऐसी ही एटॉमिक नॉर्थ जैसी कंपनियां लोगों को ट्रेन करेंगी, इस मांग को पूरा करेंगी और राष्ट्रीय प्रयास के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अग्रणी भूमिका भी निभाएंगी। एक बात मैं बार बार कहता हूं, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज को इनोवेटिव तथा मार्केट ड्रिवन होना चाहिए क्योंकि वो कंपनीज नए बाजार, नए रोजगार के अवसर विकसित करके इकॉनमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं जो रिजिलियंट भी हो और फ्लेक्सिबल भी हो। इस दिशा में एटॉमिक नॉर्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की कार्यकुशलता, नेटवर्क सपोर्ट, यूज़र सपोर्ट, सिस्टम सपोर्ट, क्लाउड सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस, डीप टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में इनका अनुभव इंडस्ट्री, लोकल इकॉनमी और रोजगार के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करेगा। संजीव जी से मैं बात कर रहा था अप्रोच रोड को लेकर के। मैं डीसी कठुआ को ये निर्देश देता हूं कि इस काम को प्राथमिकता के आधार पर जिला प्रशासन इसको पूरा करावे।
और एक अंतिम बात कह के ख़त्म करूँगा। इंडस्ट्री का सबसे गहरा संबंध मुनाफे से है, लेकिन एकमात्र संबंध ये नहीं होता है, बल्कि ये समाज और क्षेत्र विशेष के रिश्तों के साथ रिश्तों का ये सिर्फ एक पहलू है। इसके साथ सामाजिक दायित्व भी जुड़े हुए हैं तथा इंडस्ट्रीज को समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की भी ज़रूरत है। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के अभियान में जम्मू कश्मीर का प्रशासन, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ये प्रयास कर रहा है कि उद्यम ब्लॉक स्तर तक पहुँचे, ग्रामीण इलाकों तक पहुँचें, ताकि ग्रामीण इलाकों का विकास हो और सही दिशा में विकास हो। सुविधाओं की दृष्टि से शहरों और गांवों के बीच जो खाई है वो कम हो, इसमें चेयरमैन साहब और बाकी चुने हुए प्रतिनिधियों की बड़ी भूमिका है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है, देर से हुआ है लेकिन काफ़ी अच्छा चल रहा है। और मैं चूँकि लोग यहाँ हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो चुनाव भी जल्दी होंगे। एक संवैधानिक कठिनाई थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ी हुई जातियों का आरक्षण भी एक संवैधानिक अनिवार्यता है। देश की संसद ने वो कानून बना दिया है। तो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद पंचायतों के चुनाव भी होंगे और जितने भी माने पंचायती राज की व्यवस्था हो या यूएलबी की, ये सभी चुनाव और विधानसभा के चुनाव होंगे। आप सब लोग माने लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जनता जैसी सरकार चाहती है वैसी सरकार बनती है। तो अवसर आपके पास रहेगा, आप जैसा फैसला करेंगे वैसी सरकार बनेगी। मैं एक और विशेष बात आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो मैंने आपको बता दिया है एग्रीकल्चर को लेकर के। मैं फिर से यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और महान सिंह जी ने कई बातें कही, उसके बारे में आज बोलना उचित नहीं है। मैं ये कई बात कहता हूँ कि जो होने लायक है वो ज़रूर हो जाएगा, जो नहीं होने लायक है वो कभी नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है कि एक ढपोर शंख हुआ करता था। किस्सा सुने आप लोग ढपोर शंख का? नहीं। एक ढपोर शंख महाराज थे, तो पेड़, बरगद का पेड़ था, धुनी लगाकर बैठे हुए थे। कोई बगल से जा रहा था, तो बच्चा था, ढपोर शंख महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया, कहा कि बच्चा खुश रहो। तो बच्चे ने कहा कि महाराज बहुत भूख लगी है, 2 रुपया दे दीजिए। तो महाराज ने कहा 4 ले लो। तो बच्चे ने कहा दीजिए 4। तो महाराज ने कहा 8 ले लो। बच्चे ने कहा 8 दीजिए। तो महाराज ने कहा 16 रुपया ले लो। बच्चा जितना मांगता था महाराज दुगुना देने का आश्वासन जरूर देते थे, देते कुछ नहीं थे। तब से हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि अहम ढपोर शंखोस्मि, मैं ढपोर शंख हूँ, बदामी च ददामिना, मैं केवल बोलता हूँ, देता कुछ नहीं। तो लंबे समय तक यहाँ आदत रही है ढपोर शंख की घोषणाओं की। उस घोषणाओं से हम लोग बाहर निकल गए। कहना वही जो करना है, जो नहीं करना है वो कतई नहीं कहना। तो मैं समझता हूँ कि इसके कारण चीज़ें पटरी पर आई हैं। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि पैसे का सही उपयोग हो, जनता की ज़रूरतों के मुताबिक जो धन है उसका उपयोग किया जाए, इसमें पूरी आस्था है। और भारत सरकार ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धन दिया है, मैं कहूँ कि उदारतापूर्वक प्रधानमंत्री जी ने आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। और जब प्रोजेक्ट चलते हैं, अब कठुआ में हाईवे, एक्सप्रेसवे, तो जब बनने लगी, पहले तो लोग सोचते नहीं थे कि एक्सप्रेसवे बनेगी। जब बनने लगी तो लोग कहेंगे अब ये बने तो बगल में भी मांग लो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जब काम होता है तभी अपेक्षाएं बढ़ती हैं। तो अपेक्षाएं अच्छी हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। और ये आकांक्षी समाज जब बनता है तभी मुझे लगता है कि बड़े सपने लोग देखते हैं, बड़े लक्ष्य रखते हैं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। मैं आप सबके प्रति फिर से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित कर अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।